ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। हमें दिल जमे के साथ, यकजहती के साथ एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और हमने डोजियर तैयार किए, हमने डोजियर बांटे, यूसुफ गिलानी से लेकर इमरान खान साहब तक सबने तैयार किए। उनका क्या हुआ? हमने उसके बाद क्या फॉलोअप किया उसका? क्या हमने अफगानिस्तान की कैंपेन की तरह या फ़लस्तीन की कैंपेन की तरह भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई? नहीं चलाई। हमने दौरे किए? नहीं किए। हम अपने घरों में बैठकर टेलीफोन करते रहे। देखिए, टेलीफोन से आप मुझे कायल नहीं कर सकती। मैं आपसे ज़्यादा लड़ लूंगा फोन पर या आपसे अच्छी बातें कर लूंगा, मैं वो कायल नहीं कर सकता किसी बात के ऊपर। मैं अब तक फिजिकल मेरा आपका मुआनका, मुसाफा, मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असम्बली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असम्बली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। तो भारत के खिलाफ ठोस बुनियाद पर प्रोएक्टिव कार्रवाई करना होगी, हमें रिएक्टिव नहीं होना होगा। वाकया होने के बाद रोना बेकार है। दूसरे ये वाकया होने के बाद रोना बेकार है। एनबीसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। दूसरा ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया, बहुत कुछ बाकी है। अगर आप पूछेंगे बता दूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है एनवीसी, इस बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी जनरल साहब की जानिब चलते हैं। जनरल साहब, हमने भारत के मुलव्वस होने के सबूत तो दुनिया के सामने रख दिए, अब हमने करना क्या है? क्या एक नई और साजिश का इंतजार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत से साजिशें खत्म तो कभी नहीं होगी, और मसला ये है कि बहुत सारी साजिशें, जैसे डिसइंफो लैब का किस्सा आया था, हमने वो फॉलो अप नहीं किया। हालांकि उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन को धोखा दिया था, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को धोखा दिया हुआ था झूठ बोल के, और जाली एनजीओ वगैरह के जरिए उन्होंने काम किया हुआ था। तो ये यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन के साथ हमें अपनी तहकीक करके डोजियर बना के उनके साथ टेकअप करना चाहिए था कि जी देखें, ये झूठ बोले गए और इन झूठ के साथ आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया। तो वो काम हमने नहीं किया। बहरहाल अब ये किस्सा निकला है, अब इसको भी आप आगे लेके चलें। वो ये है कि जब से तालिबान की हुकूमत वहां पे आई है, भारत जो कुछ वहां से सीपैक के खिलाफ कर रहा था, वो उसके लिए मुश्किल हो गया है। वो उसको अपना नेटवर्क अरेंज करते, दोबारा वहां से कोई कार्रवाइयां करते वक्त लगेगा। लेकिन मकसद अमेरिका का, इनका सबका वही है कि पाकिस्तान में जाहिर ये किया जाए कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बुरी है, लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्टर ना आए। आपने देखा कि जो पुरानी हमारा मसला आया था, जब हम वॉर ऑन टेरर के शेयर उसमें हिस्सा लिया हमने, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं जी हमारा 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो ये चीज वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उसमें चाइना को खास तौर पे ये मैसेज जाता है कि तुम्हारे बंदे महफूज नहीं है। चाइना खासा इस चीज के ऊपर आप कह लीजिए कि शेकी हुआ पड़ा है। वो पाकिस्तान से बड़ा तसल्ली बख्श अपने लिए इंतजाम मांगते हैं, और उनकी कंपनियां जो हैं वो भी ये समझ रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं हमें मिल रहा। तो वो जो तासु में वाक़या हुआ था, उसके बाद ये सूरत हाल आई है कि चाइना काफी सारा इस मामले में ठिठका हुआ है। तो अगर चाइना भी ये मैसेज ले लेता है और वो गो स्लो या निकल जाते हैं यहाँ से, तो अमेरिका का मकसद और भारत का मकसद पूरा हो गया। अब जब तक अफगानिस्तान से उनको कुछ करने को नहीं मिलता, आप देखेंगे कि इस तरह की साजिशें वो करते रहें। अब करना में ये चाहिए, दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि यही जो हमने तहकीकात की हैं, ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ भी हमें टेकअप करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ठीक है, हमारे यहाँ हमें अफसोस है कि हमारे यहाँ आपका टूर हो नहीं सका, लेकिन हमें ये भी अफसोस है कि आपको बेवकूफ बनाया गया। इसका भी कुछ सद्देबात करें। और दूसरी तरफ आपको अपनी टीम, और ये मैसेज तमाम क्रिकेटिंग कंट्रीज में जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, सबको ये चीज पता लगनी चाहिए ताकि आइंदा ये इस तरह का तमाशा कर ना सके। वैसे तो लगता यही है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लैंड वगैरह इस साजिश का हिस्सा है जिस तरह उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि उनके सामने शवाहिद ये रखे जाएं तो उनको कम से कम शर्मसार किया जा सकता है।
दूसरा जो बहुत ही अहम चीज है वो ये है कि आप अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, यहाँ पे प्लेयर्स मेरिट पे सिलेक्ट करें, गेम अच्छी खेलना शुरू करें। अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप जीतती है, नंबर 1 टीम हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो खेलेंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज पे खेला जाएगा, तो आप अगर नंबर 1 टीम की तरह खेलते हैं तो दुनिया खुद आपके पास आएगी कि जी हम आपसे खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस मिलेगा वहां पे जहां पे नंबर 1 क्रिकेट टीम होगी। बिल्कुल, क्रिकेट के साथ साथ इकोनॉमिक्स पे भी जो है फोकस करना होगा ताकि जो दुनिया है वो पाकिस्तान आए और खेले। तो यही है ना जी, वो तो यही है ना कि आप चाइना को फिलहाल वहां पे यकीन दहानियां करा के लेके आए ना, चाइना दोबारा उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, तो सीपैक की इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, वो चलती रहनी चाहिए पूरी स्पीड से जिस तरह हो रही थी। अगर चाइना भी ठिठक गया तो दूसरे तो आ नहीं रहे, वो बिल्कुल ही कोई नहीं आए। तो चाइना के होते हुए वो कर रहे होंगे तो शायद दूसरे लोग भी तवज्जो करेंगे, जी वो तो वहां पे सिक्योर है, कोई मसला नहीं। तो सिक्योरिटी उससे रिलेटेड है, लेकिन गेम रिलेटेड है। जो लोगों को शुकूक को शुबहात डाल दिए गए हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं या मैच मत खेलें, पाकिस्तान को बाहर से टीम में हर हालत में लानी चाहिए, बेशक वो क्रिकेट टीम ना हो, हॉकी टीम लेके आए, किसी भी और खेल की टीमें ला के उनको खिलाएं और दुनिया को मैसेज जाए कि जी यहाँ लोग बाहर की टीमें आ रही। उसके साथ अपनी क्रिकेट इंप्रूव करें और वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वर्ल्ड कप जीतें, ताकि दुनिया को एक तो ये शर्म आए कि इनकी क्रिकेट बंद कराने के बावजूद ये कप जीत गए हैं, और फिर मगरबी दुनिया खेलना चाहे कि नंबर 1 टीम है उसके साथ खेलना चाहिए, ताकि हम भी अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर सकते। बिल्कुल, आप ठीक है जनरल साहब। मुजम्मिल और वर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विज़ अपने दुश्मनों के मुकाबले में, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं, हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी, जब तक हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर्स, ये जो हम शवाहिद बाहर लाते हैं, इनका कोई फ़ायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना चाहिए होगा। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, बच्चा बच्चा जानता है भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में किसी को कायल करने की जरूरत नहीं है, कायल तो दुनिया को करना है, कायल तो आपने अक़वाम आलम को करना है और उनसे जाकर ये बात मनवानी है। 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई। पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वजीर आज़म की बात नहीं हुई, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ है और कितना हमारे से दूर है, दुनिया उसी तरह डील करेगी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का एहतसाब होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स का एहतसाब होना चाहिए, हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फ़ायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। आप यूके के हाई कमिश्नर की गुफ्तगू सुने, एक तरफ उन्होंने टीम का आना कैंसिल किया है, दूसरी तरफ वो किस लहजे में बात
बात कर रहे थे पाकिस्तान के अवाम के साथ, मतलब काम वो हमारे खिलाफ कर रहे थे, गुफ्तगू उनकी हमारे हक में थी। दिस इज पब्लिक डिप्लोमेसी। ये जरूरी नहीं है कि आप गालियां ही निकाल कर काम करें, आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है, उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात करनी चाहिए। वो बात तो ठीक है मुज़म्मिल साहब, लेकिन इस मामले पर क्या करना चाहिए था वजीर आज़म साहब को? मैं इस मामले पर बात करते, दुनिया हमारे साथ ही नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है। अब देखें ना, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बांग्लादेश हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इंग्लैंड हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, न्यूजीलैंड हमारे साथ नहीं क्रिकेट खेलना चाहता। हमने क्या वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट खेलनी है? लिहाजा हमें अपनी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने के लिए अपनी कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। दुनिया नहीं हमारे लिए तब्दील होगी, हमें ही तब्दील होना होगा। ठीक हो गया। अतर, जैसा कि मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे लिए तब्दील नहीं होगी, हमें ही खुद को तब्दील करना पड़ेगा, और दुनिया एक तरफ है और दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया है, क्या आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह मुज़म्मिल साहब ने भी कहा कि बच्चा ये जानता है कि भारत हमारा दुश्मन है और पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत जो है हमारे खिलाफ साजिशें करता है, पर प्रॉब्लम हमारी ये रही है शाइस्ता कि जो इस मुल्क में हुक्मरान थे उनको ये नहीं पता था। बच्चे को तो पता था कि भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जो हुक्मरान थे वो बगैर वीजे के बुलाते थे कि हमारे घरों में आओ, हमारी शादियां अटेंड करो, उनको दोस्त कहते थे। धमाका होता था, भारत के अंदर दहशतगर्दी होती थी, भारत के अंदर मुकदमे वो करवाते थे गुजरांवाला के अंदर, तो अपना मुकदमा तो उन्होंने कभी पेश ही नहीं किया। कभी आपने देखा था कि माजी की 4 मिनिस्टर बैठ के इंडिया के खिलाफ कोई सबूत सामने रख रहे हो, इंडिया के खिलाफ कोई वो बात कर रहे हो? वो साथ भी अगर बैठे होते थे DGISPR के, तो वो अपनी जुबान इस तरह बंद रखते थे कि हमारा खलपोषण से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन लोगों ने पकड़ लिया, हमें आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। और वो बात जब करते थे तो वो डॉन लीक्स जैसी बात करते थे। वो जब बात करते थे अपनी रियासत को मुरूद इल्जाम ठहराते थे। तो पाकिस्तान ने मुकदमा कोई ओवरनाइट तो नहीं लड़ना ना, जो डिप्लोमेसी होती है, जो आप अपना मुकदमा पेश करते हैं उसमें साल लग जाते हैं। आप CIA की जो डीक्लासिफाइड हुई हैं उनकी फाइल्स अगर वो चेक करें 80s की, उनके अंदर भी ये लिखा हुआ है एक रिपोर्ट के अंदर कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें देगा, उसको बुनियाद बना के बॉर्डर के ऊपर जो है वो झड़पें छेड़ी जाएंगी, और उसको बुनियाद बना के हो सकता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर हमला हो जाए। तो ये साजिशें तो पाकिस्तान के खिलाफ कब से हो रही हैं? माजी में हमें ये देखना पड़ेगा किसी हुकूमत ने इसके ऊपर पाकिस्तान इन साजिशों को रोक नहीं पा रहा है। जी रोक आप फिजिकली उसको किस तरह रोक सकते हैं? अगर कोई बंदा आपके खिलाफ ईमेल कर रहा है, वो इसी तरह कर सकते हैं ना कि आप दुनिया के सामने रखते हैं, आप दुनिया को बताते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी रखा, कुछ दिन पहले शीरी मजारी साहबा ने जो कश्मीर में हो रहा था उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन सामने रखी। क़ौम मुत्तहिदा के अंदर जाके भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़े जारयाना तौर पर अपना मुकदमा पेश किया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर किसी को हम बखिदमत जनाब फलाने वज़ीर आज़म साहब हम आपको ये दरखास्त दे रहे हैं, इसी तरह आप अपना मुकदमा पेश करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने दुनिया से लड़ना नहीं है, उनके सामने शवाहिद रखने, उनको बताना है। लेकिन ये दुनिया उतनी भोली नहीं है जितनी वो बन रही है। उनको आपसे ज्यादा पता है कि भारत क्या कर रहा है, और बेसिकली वो उनके साथ मिलकर ही सब कुछ करते हैं। अगर न्यूजीलैंड के किसी बंदे को ईमेल आई है तो पाकिस्तान को पता चल गया, पाकिस्तान की एजेंसियों को पता चल गया कि वो सिंगापुर का VPN गलत लगा था, कि क्या न्यूजीलैंड और 5 आई, और उन लोगों को नहीं पता चला? उनको भी पता है। लेकिन पाकिस्तान को अब जो अपना मुकदमा लड़ना है ना, वो इसी वजह से पाकिस्तान अब अवामी फ्रंट पे अपना मुकदमा लड़ रहा है कि जो दीगर फ्रंट है वहां पे तो बार बार ये बात होती है, हुकूमत उठाती है, हमारे डिप्लोमेट्स उठाते हैं, लेकिन जो मगरिब की अवाम है अब उन तक भी ये चीज पहुंचानी है अवामी सतह पे। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो इंटरव्यू भी देते हैं और दूसरों को बताते हैं, इसलिए कि बार बार आप हुकूमती लोगों से बात करें, वो कहते हैं 15 दफा हमने अमेरिका को बताया, 20 दफा बरतानिया को बताया, लेकिन ये जान के जो है वो उस चीज के ऊपर अमल नहीं करते। तो इसी वजह से फिर अवामी सतह पे चीजों को सामने लाना पड़ता है। ठीक है, अवामी सतह पर चीजों को लाना पड़ता है। मुजम्मिल साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, जुनैरा का कमेंट पहले ऐड कर लेती हूँ। जुनैरा, क्या कहेंगी, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जब मुल्क के वजीर आजम साबिक कप्तान रहे हैं तो ऐसे में उनका रोल क्या होना चाहिए इस सारी सिचुएशन में? देखें, उनका साबिक कप्तान होना कोई उनकी सज़ा नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, वो साबिक कप्तान रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट ज़रूर खेली है, लेकिन 90s की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत फ़र्क है। और शायद उनको भी ये बात समझ आती होगी कि व्हेन यू आर इन द हॉट सीट तो चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं।
अब इस वक्त अगर आप यूएन की जितनी स्पीचेस हो रही हैं वहाँ पे जनरल असेंबली में और उसका जो एक माहौल बना हुआ है उस पे अगर आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पढ़ें तो आपको वो सब यही बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में इस तरह का शिफ्ट है, सिक्योरिटी शिफ्ट है, एक ग्लोबल शिफ्ट है इकोनॉमी का भी, और इतनी अनसर्टेनिटी है कि जितना मर्जी पीपल आर पुटिंग अ वेरी गुड फेस, खासतौर पे जो बाइडेन का नाम लिखा हुआ था उसमें, बट एवरीबडी नोज कि दुनिया में इस वक्त कैसा केओस है, किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है, किस तरह की सिचुएशन है. दीज आर नॉट द नॉर्मल टाइम्स. अब इफ दिस इज बीइंग सेड एट द इंटरनेशनल लेवल तो पाकिस्तान उसी चीज का हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, और खास तौर पे अभी एक केओस क्योंकि ओवर हुआ है, 2 डेकेड्स की वॉर ओवर होने जा रही है, अभी तक प्रोसेस में है, अभी तक अमेरिकन अफगानिस्तान में है, अभी तक उनको वहां से निकालने के लिए उनको किसी ना किसी की जरूरत है. वो आपके ऊपर किसी ना किसी अंदाज में प्रेशर पुट करते रहेंगे. वाई? बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर एंड वी विल नेवर बी. क्योंकि आप देख लें मिडिल ईस्ट को किस तरह डिस्टेबलाइज किया गया, पैलेस्टाइन का क्या हाल हो रहा है, कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, सऊदी अरेबिया को यूज करके कैसे साइड में फेंक दिया गया. ये सब कुछ एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है क्योंकि जो इस्लामिस्ट थ्रेट है दुनिया को वो कभी भी खत्म नहीं होगी. वो उसे हमेशा यूज करते रहेंगे टू टेक ओवर योर रिसोर्सेज एंड टू टेक ओवर योर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है थ्रेट को जितना ग्लैमराइज करके, डेफिनेटली इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब अगर आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप उस टाइम को अवेल करें, नेशन बिल्डिंग कर लें. क्या मंजर होता है जब टीवी पे 1 मिनट के लिए तो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए ये सब कुछ बताया जाता है कि पाकिस्तान को कैसे टारगेट किया जा रहा है, साथ ही खबर आ जाती है कि हम आपस में कैसे लड़ रहे हैं. तो जरा आपस में थोड़ा सा आप पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाएं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें, क्रिकेट पे ज्यादा फोकस कर लें और ऑल इज वेल. मेरे ख्याल में एक मैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, 100 मैचेस ना हो. हम ऐसा टाइम पहले भी गुजार चुके हैं. इस वक्त हमें एक डिफिकल्ट टाइम से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है और जिस तरीके से एक रोता हुआ बिलकता हुआ बच्चा शो किया जा रहा है ना अपने आप को, दिस इज नॉट द वे. प्राइम मिनिस्टर को लास्ट मिनट में अगर नहीं भी प्लान था तो न्यूजीलैंड के दौरे के मैच के कैंसिल होने के बाद खुद जाना चाहिए था. उनकी फिजिकल प्रेजेंस वहां बहुत जरूरी थी. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि डिप्लोमेटिक फेलियर पे टोटल फ्रंट पे टोटल फेलियर है, क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है जब हमारा कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट था ही नहीं. सो ऑल इज नॉट लॉस्ट इन माय ओपिनियन. अभी भी बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है, यानी इन योर ओपिनियन ऑल इज नॉट लॉस्ट. मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे?